किसी से जमींदोज करवाना है। लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, जज हो, डीएम हो, एसपी हो या कोई भी हो, उन सबकी कुर्सी छोटी होनी चाहिए। जब फरियादी जनता जाए उसके पास तो उसे उठकर खड़े हो जाना चाहिए या अपने आप से ऊंची कुर्सी पर उनको बिठाना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, ये सब नौकर होते हैं। जो भी शासन से वेतन भत्ते प्राप्त करते हैं वो सब आपके नौकर हैं। और नौकरों को संस्कार नहीं, तमीज नहीं, वो आपको नौकर समझते हैं, खुद को मालिक समझते हैं। तो कुछ चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, और जब जान लोगे तो उनके लिए लड़ना बहुत ज़रूरी है, करना बहुत ज़रूरी है। मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि 1 मई 2025 को अगर आपके पैसे ना मिले तो परमात्मा करें वो दिन ना देखना पड़े हिंदुस्तान को, कि हमें उठा के प्रधानमंत्री को फेंकना पड़े, राष्ट्रपति को फेंकना पड़े या किसी और को। लेकिन यदि ऐसी स्थिति आती है तो उसके लिए तैयारी करें तमाम साथी। हजारों नहीं लाखों लोगों को बताएं कि आपके भुगतान के लिए ये कानून बन गया है, और इस कानून की अनुपालना ना प्रधानमंत्री कर रहा, ना मुख्यमंत्री, ना कोई अधिकारी। इसलिए ये सब अपराधी, जो कानून को नहीं मानता वो अपराधी हो जाता है, बिना हेलमेट के चालान होता है। और यहाँ देश का प्रधानमंत्री कानून मानने को तैयार नहीं है, मुख्यमंत्री कानून नहीं मान रहा, डीएम नहीं मान रहा, एसपी नहीं मान रहा, एडीएम नहीं मान रहा कानून को, तो सब अपराधी हो गए। और अपराधियों को शासन की कुर्सियों से हटाना प्रत्येक देशभक्त नागरिक का कर्तव्य है, पूरे देश का कर्तव्य है। ये बात तमाम लोगों को समझाइए, बड़ा विशाल जनमत तैयार कीजिए, तब जाकर के आपको इस लड़ाई में सफलता मिलेगी। वरना सफलता आपसे कोसों दूर रह जाएगी। अभी पता नहीं और कितना लड़ना पड़ेगा। जिन पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण घूमते थे दिन और रात जंगलों में भी, यहाँ भी, उनको भी काफी लंबा संघर्ष करना पड़ गया था साहब, 14 साल लड़ना पड़ा था। कई लोग कहते हैं साहब 2-2.5 साल से आप घूम रहे हो, कुछ हो तो रहा नहीं है। तो जहाँ भगवान घूम रहा था 14 साल से, वहाँ नहीं हुआ था कुछ, वहाँ 14 साल उसे लड़ना पड़ा। वो द्रौपदी को नंगा कर दिया सभा में, इतने इतने अत्याचार हुए। आपके साथ भी वही हो रहा है। वो एक हमारे यहाँ, मैं उसी बिरादरी से हूँ, दुर्भाग्य से वाल्मीकि से, भंगी भी कह देते हैं कई लोग वहाँ। तो जो समाज में स्थिति भंगियों की होती है तो चमार भी उनसे नफरत करता है साहब, खटीक भी नफरत करता है, शेड्यूल कास्ट हो तो वो भी खाट पे नहीं बैठने देता, साथ रोटी नहीं खिलाता। आप जितने भी लोग एजेंट हो देश में 2-3 करोड़, आपकी हालात आज की डेट में उन भंगियों से भी हो रही है। वो तो अभी लड़ जाए सीना तान के किसी से भी, लेकिन आप कर नहीं सकते। आपका साहस, आपका बल, आपकी आत्मबल सब छीन लिया है ठगों ने, ऐसी हालत कर दी है आपकी। तो उस आत्मबल को अपने अंदर पैदा करो कि आपने कोई अपराध नहीं किया है, अपराध बोध की भावना से बाहर आइए। अपराध किया है अगर किसी ने तो सरकार ने किया है। अगर ठग भी कहते हैं हम पीएसीएल को या सारा को या किसी आदर्श को या डीपीएल अलाइड को या किसी भी कंपनी को, तो उसे ठग बनने का लाइसेंस, देश की जनता को लूटने का लाइसेंस सरकार ने दिया था। तो अगर एजेंट को सरकार ये कहती है, पुलिस ये कहती है कि एजेंट दोषी है, इसने लोगों का पैसा निवेश कराया, तो सरकार भी दोषी है। सरकार का काम था ऐसी स्कीम्स को रोकना। कई कानून 1978 से लगातार कानून बनते आ रहे हैं कि देश में कोई पॉन्जी स्कीम, पिरामिड स्कीम नहीं चलेगी, और उसके लिए बाकायदा अधिकारी अपॉइंट किए गए हैं कि इस अधिकारी की ड्यूटी है इस तरह की फर्जी स्कीम्स को, जमा योजनाओं को रोकना। और उन अधिकारियों के रहते हुए अगर खुलेआम 42 करोड़ से ज़्यादा लोग स्कीम्स के झांसे में आ गए, ठगी का शिकार बन गए, तो वो तमाम अधिकारी भी दोषी हैं। जिस तरह एजेंटों को जेल में ठूंसा जाता है, उनकी प्रॉपर्टी कुर्क कर ली जाती है, उन्हें घर से बेघर कर दिया जाता है, 5 लाख से ज़्यादा लोगों को मरने के लिए मजबूर कर दिया गया, तो क्या आपने कभी सुना कि जो जिम्मेदार अधिकारी था ऐसी स्कीम्स को रोकने के लिए, उसको किसी शासन ने सस्पेंड भी कर दिया हो, किसी को जेल भेजा हो, किसी अधिकारी को, या किसी अधिकारी ने आत्महत्या की हो? नहीं की ना किसी ने। तो एजेंट ही क्यों आत्महत्या करे, एजेंट ही क्यों जेल की प्रताड़ना सहे, एजेंट ही क्यों पलायन करे, एजेंट पर ही सारे आरोप क्यों लगाए जाएं? उन पर भी तो लगाए जाएं जो जिम्मेदार थे, जो वास्तविक जिम्मेदार थे। एक को भी कोई दंड नहीं दिया गया देश में। तो ये न्याय और अन्याय की लड़ाई है कि जो कमजोर था
आपने उसका शोषण कर लिया, उत्पीड़न कर लिया, उसे मरने के लिए, पलायन के लिए मजबूर कर दिया गया। और जो सच में दोषी थे उनका किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। ऐसा लोकतंत्र है, ऐसा कानून का राज है, ऐसा गौरवशाली देश है, ऐसा विश्वगुरु देश है कि जहाँ लगातार करोड़ों लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है। तो उस अन्याय को भी मिटाना है और इसको मिटाने के लिए साथियों जनमत तैयार करना पड़ेगा। अकेले के बस की बात नहीं है। फिर महाभारत का ही उदाहरण दूंगा कि अकेले कर सकते तो श्री कृष्ण ही कर लेते ना सारे काम। पांडव 5 थे, उनको ले लेते, 5 को 6 ही कर लेते, लेकिन नहीं हुआ ना। कितनी अछोड़ी सेना उनको भी इकट्ठी करनी पड़ी थी, शायद 7 अछोड़ी। कई राजा मिलाने पड़े थे कि यार तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। तो जो न्याय के और धर्म के पक्ष में थे वो उनके साथ आ गए थे। जो अन्यायी ज्यादा थे तो 11 अछोड़ी उसके साथ हो गए थे, शायद 9 या कुछ इस तरह का सीन था दुर्योधन के साथ। तो इतनी सेना तो आप भी इकट्ठी करो साथियों। तो अगर वो लगभग 3-4 करोड़ तक बेईमान होंगे देश में, इससे ज्यादा नहीं, तो 1-2 करोड़ तो आप भी इकट्ठे कर लो ताकि उनका मुकाबला किया जा सके। और चूंकि ये दौर ऐसा है कि कोई गोलीबाजी बंदूक तो चलानी नहीं। 1-8 करोड़ आप इकट्ठे हो गए तो इनका वैसे ही हवा खराब हो जाएगी। अपराधी हमेशा डरपोक होते हैं और ये सब अपराधी हैं, ठग हैं, बेईमान हैं। इनको किसी हथियार से मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि साहब गोली चलानी पड़े, बंदूक चलानी पड़े, लाठी चलानी पड़े, कुछ नहीं। केवल आपको जनमत जुटाना है और जनमत जितना जिस दिन जुटा लोगे उस दिन ये सब सरेंडर कर देंगे आपके सामने। आपका देश आपको वापस कर देंगे, आपका पैसा आपको वापस कर देंगे, आपका लूटा हुआ इज्जत, सम्मान, सुरक्षा सब आपको वापस कर देंगे। इतना सा काम आप सब कर लें, ये हो जाएगा, कोई असंभव काम नहीं है। और धर्म स्थापना हमेशा होती रही, न्याय स्थापना हमेशा हुई, बहुत कमजोर लोगों ने कर दी है। हमारे और आपके पास तो बहुत साधन है यार। तो गांधी बेचारा लंगोटी में घूमता रहता था। अंग्रेजों का शासन, जहाँ सूर्योदय होता है सूर्यास्त होता है, इतना बड़ा शासन था। वो जरा सी देर में गोली भी चला देते थे, जलियांवाला बाग कर देते थे। लेकिन उस लंगोटीधारी गांधी ने इतने बड़े साम्राज्य को झुका दिया और देश को आज़ादी दिला दी। तो हम भी ठगी पीड़ितों को सत्य और अहिंसा के मार्ग से ही आज़ादी दिला देंगे, उनका भुगतान करा देंगे। निश्चिंत रहना, तनाव मत लेना। डॉक्टर राजपाल सिंह उत्तराखंड से हमारे बीच में आ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। 1 मई के लिए तैयारी करना। अगर पैसे ना मिले तो पैसे मिलते हैं तो घरों में सोना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे की लड़ाई हमारी है, हम उसको लड़ते रहेंगे। आपकी लड़ाई भूटान तक है केवल। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। हाँ। 1 मई को कोई छुट्टी तो नहीं है। देखो अब तक इस संगठन के जो भी बड़े से बड़ा प्रोग्राम रखा गया छुट्टी के दिन रखा गया, जिससे विफल हो गया मामला। देखिए, छुट्टी सामान्य लोगों की होती है या सामान्य कर्मचारियों की। जो बड़े ऑफिसर होते हैं, IAS, IPS, PCS, IFS या मंत्री, विधायक, सांसद, ये 24 घंटा के नौकर होते हैं। इनकी कोई छुट्टी नहीं होती। बहानेबाजी करते हैं कि साहब आज छुट्टी के दिन क्यों आ गए। और आप सब अपराध पीड़ितों को ये अधिकार है कि वो रात के 2 बजे भी जाके किसी DM के घर में घुस जाएंगे। ऑफिस की छुट्टी है ना, घर पे तो मिलेगा ना, घर पे नहीं मिलेगा, किसी साइट पे मिलेगा। रात के 2 बजे कोई मर्डर हो जाता है, गांव में डकैती होती है या कुछ और बात हो जाती है, DM SP पहुंचते हैं ना, ये कहता है कि छुट्टी है। मंत्री आता है, हाँ, वो कहने की बातें वही तो मैं बता रहा हूँ। सत्य ये है कि कोई भी PM SP या मंत्री, सांसद, विधायक ये नहीं कह सकता क्या छुट्टी है। वो 24 घंटे का नौकर होता है आपका। आपके साथ अगर कोई आपराधिक घटना हुई है, आपको ऐसी आवश्यकता है, आप नौकरी मांगने आ रहे हो तो रात के 2 बजे थोड़ा ही जाओगे। लेकिन आप न्याय मांगने जा रहे हो कि आप अपराध पीड़ित हो, आपके साथ इतने बड़े पैमाने पर ये चीजें हुई हैं, तो आप कहीं भी कभी भी बिना छुट्टी के भी जा सकते हो। प्रधानमंत्री के घर गए थे, 23 मार्च को छुट्टी बता रहे थे, लेकिन चले गए थे ना, सब खुल गया था। राष्ट्रपति के यहाँ भी छुट्टी के दिन गए थे हम, संडे के दिन खुल गया था ना, सब खुल जाता है। हिम्मत मत हारिए, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई छुट्टी फुट्टी नहीं होती। छुट्टी कर्मचारियों की होती है, अफसरों की, और हमारी आपकी नहीं होती, आम जनता की। हमारी काहे की छुट्टी है और इनकी काहे की छुट्टी है। होली के दिन भी, 15 अगस्त के दिन भी काम करना पड़ता है ना साहब। प्रधानमंत्री को झंडा फहराना जो है या वो उसकी सलामी लेना, वो काम ही तो है, सरकारी काम है ना। छुट्टी होती तो काहे को करता है, उस काम को घर में बैठता है आराम से।
रात के 2 बजे डकैती पड़ती है या कोई एक्सीडेंट ऐसा हादसा हो जाता है, पहुंचता है ना डीएम एसपी मंत्री सब आ जाते हैं। अभी वो कुंभ में हादसा हुआ, तमाम काम छोड़ के वो भागना पड़ा ना उसको, बाबा जी को कहना मैं आपका जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गया ना, कह देता मैं रात के 2 बजे क्यों जाऊँ, मेरी तो छुट्टी है, आराम करूंगा। उनके लिए कोई छुट्टी नहीं होती। इन तमाम चीजों को दिमाग से निकाल दो कि सब छुट्टी का दिन होगा या क्या होगा। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, छुट्टी का दिन है, लेकिन रखा ही हमने इसलिए तो छुट्टी का दिन है, क्रांति का दिन है। सब खुल जाएगा, रात के 2 बजे खुलवा देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? अन्ना आंदोलन भूल गए हो? रात के 2 बजे संसद खुली थी ना अन्ना के लिए, रात के 2 बजे अध्यादेश लाई थी ना सरकार। ये कानून जिस दिन बना व्हाट्सएप, दुनिया में मत जाओ, ये रात के 12 बजे जारी हुआ था। कोविंद साहब राष्ट्रपति ने रात के 12 बजे इस पर हस्ताक्षर किए थे। 12,500 से ज्यादा सैनिकों ने आत्महत्या कर ली थी, सभी प्रकरणों का शिकार बन जाने के कारण। तनाव था, पूरे देश का दबाव था। हम दिन रात जो है धरना प्रदर्शन आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। तो फौजी मर रहे हैं, दुनिया में बदनामी हो रही थी, पूरा आरएसएस चिंतित था। संघ प्रमुख ने कहा ये आप क्या कह रहे हो, मेरे झूठ थोड़ा ही कह रहे हैं। 12,500 फौजी मर गए, उठा आंकड़ा, तेरे प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी वाले मर गए, इसको करवा, नहीं करवाएगा तो बवाल होगा देश में। तो तुम झूठा, हाँ भाई कोई प्रकरण में और झूठ मूठ के देशभक्त हो, हाँ? भाई देशभक्ति का ढोंग करते हैं ये तमाम लोग, सेना से प्रेम का ढोंग करते हैं कि हम सेना से प्रेम करते हैं, लेकिन वास्तव में प्रेम थोड़ा ही है, वो ढोंग है। और इनके ढोंग की बोलना भूल जाए, इसलिए ये कानून भी रात के 12 बजे बनाया था, अध्यादेश के द्वारा लाया गया था। राष्ट्रपति को कहा गया था अध्यादेश जारी करोगे पूरे देश में, नहीं तो बवाल हो जाएगा। एक सवाल और चीजों को दिमाग से निकालिए सब लोग। मेरा सर एक सवाल है, लाल कटोरा स्टेडियम की मीटिंग से पहले आपकी मीटिंग हुई थी बीजेपी कार्यालय में। हाँ, राकेश सिन्हा वहाँ सांसद भी थे, बीजेपी के जिलाध्यक्ष भी थे, तो वहाँ क्या बात हुई थी? तो आपने फिर इस तरीके की मोदी का गारंटी होगा, भुगतान होगा, उन्होंने क्या क्या बोल दिया? यह बात कुछ नहीं हुई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी कोई ऐसा नहीं है कि जी सारे ठग बैठे हैं उसमें या बेईमान। ना कांग्रेस में ना सपा में कुछ ईमानदार लोग हर जगह होते हैं। कोई भी समाज, कोई भी पार्टी, कोई भी धर्म पूरा का पूरा अपराधी नहीं हुआ करता, लेकिन उसमें कुछ लोग अपराधी होते हैं और खासतौर से जो शीर्ष नेतृत्व होता है वो अपराधी हुआ करता है। जिस सांसद ने हमसे, चाहे वो राकेश सिन्हा रहे हो, प्रोफेसर हैं, शिक्षा भी देंगे, ईमानदार आदमी है। आरएसएस के आदमी है वो, आरएसएस में भी सारे बेईमान थोड़ा ही हैं, कुछ बेईमान हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं, वास्तव में देशभक्त भी हैं। प्रोफेसर राकेश सिन्हा शिक्षाविद आदमी है, उन्होंने कहा साहब बहुत अच्छी बात आप कर रहे हो, बहुत अच्छी लड़ाई है आपकी, आप मतलब आंदोलन का रास्ता छोड़िए, सहयोग का रास्ता अपनाइए, सरकार से सहयोग कीजिए, सरकार आपको सहयोग करेगी, आपकी बात को सुनेगी, आपके लोगों का पैसा देगी। हमने कहा ठीक है, हमें कोई लड़ने का शौक तो है नहीं, हम फालतू थोड़ा ही है, हमारी तो वकालत बहुत अच्छी चलती है। हम अपनी सीट पे जाके बैठ गए, 5,000 रुपये सुबह से शाम तक लोग हमें तो वैसे ही फॉर्म छूते हैं और दक्षिणा में दे जाते हैं। आप लोगों का काम करने से थोड़ा ही इतना मिलता है, भूखा मरना पड़ता है कई जगह। वो तो डॉक्टर साहब ने कई दिनों की भूख मिटा दी, रात को भी और सुबह भी, इतना सारा भोजन कर दिया हमने, वीडियो बना के डाला है उसका। मेहनत बहुत कर रहे हैं। कई जगह तो लोग मतलब किराए भाड़े के डीजल के भी पैसे नहीं देते, ऐसी स्थिति होती है, मांग थोड़ा ही सकते हैं कोई सबसे। और लेकिन अपनी सीट पे बैठते हैं तो 5,000 रुपये सुबह से शाम तक वैसे ही आ जाते हैं, साइन करने के टेबल के साथ साइन कर दो, तो हमारा तो नुकसान है इस चीज़ों से। तो जब कुछ लोगों ने हमसे कहा, प्रोफेसर राकेश सिन्हा ने कहा, जो प्रदेश अध्यक्ष थे बीजेपी के, उन्होंने कहा कि साहब आंदोलन मत करो, सरकार से लड़ो मत, आप सरकार की बुराई कर रहे हो, चुनाव का टाइम है, नुकसान हो जाएगा, नाराज भी हो सकते हैं आपसे अमित शाह जी, नुकसान भी कर सकते हैं, आप हमारे मित्र हो, साथ में खाते पीते हो, तो इन तमाम चीज़ों को मत ऐसा करो तो आपका भी नुकसान हो जाए, हम ये भी नहीं चाहते। तो मैंने कहा ठीक है भाई, ये कानून लागू करवा दे, लोगों के पैसे दिलवा दे। तो एक आरएसएस के बड़े नेता थे, वो कहने लगे आजाद साहब ऐसा है, आप अपने लोगों की लिस्ट दे दो। उनको लगा कि शायद मैं 42 करोड़ बोलता हूँ, उनकी समझ में आया 4200-4300 लोग हैं इनके। हाँ, आपके जो भी ये 4-5 हज़ार लोग हैं, इनका हम पेमेंट करा देते हैं, ये मत करो, आप सब जो दिन रात सेना की बात करते हो, इसकी करते हो। मैंने जब उनको बताया तसल्ली से बैठ के, मैं कहा साहब 42 करोड़ हैं, 4-5 हज़ार नहीं है, तो वो घबरा गए। सिन्हा साहब को धमका दिया, प्रदेश अध्यक्ष को धमका दिया पार्टी ने, अमित शाह जी ने, कि भाई व्हाट्सएप की बात मत करो आप,
और बाकी बातें कर लो। बर्ड्स एक्ट और सहारा के भुगतान की बात करो मत करो, दो चीजों पर पूरी तरह प्रतिबंध था। मुझे भी कहा गया कि साहब आप, मैंने कहा जी बर्ड्स एक्ट को मैं नहीं छोड़ूंगा, भले ही तुम गोली मरवा दो, मुझे जेल में डलवा दो। आज सहारा की बात नहीं करूंगा, क्योंकि सहारा के लोग मेरे साथ ज्यादा नहीं थे, तो मैं कहा मैं क्यों बेवजह मतलब दूसरों की जलती हुई आग को अपने सर पे रखूं। मैं कहा सहारा का मुद्दा मैं छोड़ दूंगा, वो आप जानू, सहारा मैनेजमेंट जाने, लेकिन बर्ड्स एक्ट की बात मैं जरूर करूंगा, चूंकि देश में इतने लोगों ने साहब आत्महत्या कर ली है, और मैं उनकी एक उम्मीद हूँ, चाहे वो 42 करोड़ हों या 42,000 लोग हों, जितने भी हैं मेरे संगठन से जो जुड़े हैं, मैं उनकी एक उम्मीद हूँ। और मुझे जीवन में कुछ चाहिए नहीं, मैं तो बल्कि अब सब कुछ खोने जा रहा हूँ। 23 मार्च को तो मैं संन्यास लेने जा रहा हूँ पूरी तरह से, तमाम पारिवारिक जीवन से भी, सार्वजनिक जीवन से भी। तो मैंने कहा मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, कोई टिकट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अगर आप कर सकते हो तो ये कर दो, नहीं करोगे तो मैं जो कहता हूँ वो करूँगा। मैं वो स्थितियाँ लाऊंगा, तमाम लोगों को जगाऊंगा, जोड़ूंगा। और इलेक्शन की बात मैं नहीं करूंगा तो मैं लड़ूंगा, मुझे पॉलिटिकल पार्टी बनानी है। मैं तो जन क्रांति करूंगा, आपके इस शासन को मिट्टी में मिला दूंगा, ऐसी स्थितियाँ पैदा कर दूंगा, या मर जाऊंगा लड़ते लड़ते। मैं मार तुम सकते नहीं हो, ईश्वर व्यक्ति तय करते हैं तुम कौन होते हो मारने वाले। अगर तुम मार सकते तो अब तक मार देते। अनेकों प्रयास किए हैं, हमले किए हैं, अनेकों जेल यात्राएं मेरे नाम है, अनेकों एनकाउंटर के प्रयास हुए हैं मेरे साथ, अनेक बार डाकुओं से, माफियाओं से मरवाने का प्रयास किया है। तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम मार नहीं पाओगे मुझे। जेल भी भेजोगे तो जेल से मैं बाहर आ जाऊंगा, कोई मैं डकैत थोड़ा ही, नक्सली थोड़ा ही हूँ कि मैं कोई ड्रग्स बेच रहा हूँ। वो क्या लगाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा रेप लगा दोगे झूठा, कोई रेप में भी वापस आ जाऊंगा, कोई झूठा डकैती का केस लगा दोगे उसमें वापस आ जाऊंगा। इससे ज़्यादा तो लगाने से यही 2-3 चीज़ें होती हैं सरकार के पास, झूठ मूठ के केस बनवाना, कि रेप का लगा दो, डकैती का लगा दो, ठगी का लगा दो, किसी से ठगी कर ली, इनमें तो जमानत हो जाती है। जो वास्तविक ठगे हैं, वास्तविक रेपिस्ट हैं, वास्तविक डाकू हैं, वो सब बाहर घूम रहे हैं, तो मेरा क्या बिगाड़ लोगे तुम। मैं जानता हूँ इन तमाम चीज़ों को, चूंकि कानून का ही व्यक्ति हूँ। मार तुम नहीं सकोगे, ज़्यादा लंबे समय तक जेल में तुम नहीं रख सकोगे, और ये आंदोलन रुकेगा है नहीं, क्योंकि साहब लाखों लोग जुड़े हुए हैं पूरे देश में, 20 राज्यों में यूनिट हैं हमारे संगठन की, तो ऐसा तो है नहीं कि सारा कोई रोक ले सरकार। तो तमाम चीज़ें ये हुई साहब बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ कि साहब हमें कोई राजनीतिक फायदा नहीं चाहिए, कि आप जो मर्जी दे लो, इसको एनजीओ में कन्वर्ट कर दो, 500 करोड़ रुपए की ग्रांट दे देते हैं आपको, बर्ड्स एक्ट का प्रचार प्रसार करो, ये काउंटर खुलवाना, भुगतान करवाना, ये मत करो। मैं कहा यार ये भी नहीं हो सकता, 500 करोड़ का मुझे क्या करना है। मुझे परमात्मा ने इतना दे रखा है कि मैं जिंदगी भर अगर कुछ काम ना करूं तो भोजन में तो घाटा पड़ेगा नहीं, रहने को घर दे रखा है, सब कुछ है और ज्यादा चाहिए नहीं। तो उन्होंने देखा ये आदमी झुकेगा नहीं, डरेगा नहीं, खरीदा नहीं जा सकता, मारा भी नहीं जा सकता, तो मार दिया तो भी बवाल हो सकता है। इतने लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, और दुर्भाग्य से भंगी भी है, भंगी झाड़ू ले लेकर के पीछे पड़ जाएंगे हमारे, लाला हमारा भंगी निस्ता मार दिया। तो भंगियों का नेता नहीं हूँ मैं, तो ठगी पीड़ितों का नेता हूँ। मैं तो अपनी बिरादरी की ज़्यादा बात भी नहीं करता हूँ, अब करने लगा हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें आ गई हैं सामने तो बताना वो बहुत ज़रूरी होता है, तो भाई उनको पता रहना चाहिए कि मैंने जिस कौम में जिस ज़मीन पर जन्म लिया है वो कोई कायरों की, नपुंसकों की ज़मीन नहीं है। हम तो खानदानी लड़ाकू योद्धा रहे हैं और लड़ेंगे तुमसे भी। जब उनका जोर मुझ पे नहीं चला भाई साहब पार्टी नेतृत्व का, तो उन्होंने जो हमारे समर्थक के पार्टी में उनको डरा दिया, प्रोफेसर राकेश सिन्हा हों चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों, तो भाई आप अगर इस आदमी से दोस्ती रखोगे, इसको कार्यालय में प्रवेश दोगे, इसके उस पर काम करोगे बर्ड्स एक्ट वाले पे, तो आप ये पार्टी से बाहर जाओगे। तो जब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए साहब, तो मैंने कहा ठीक है। अब तो फिर लगा मुझे कि परमात्मा ने यही सोच लिया है कि यार लड़ना है मदन लाल, और शांति से और सहयोग की भावना से काम होगा नहीं, सरकार झुकेगी नहीं। तो हमने फिर से अपना आंदोलन का रास्ता अपना लिया। नहीं तो आपको सबको पता है, हम तो लाखों रुपये खर्च किए, सरकार से 1 रुपया भी नहीं लिया। इतना बड़ा अभिनंदन का कार्यक्रम किया ताल कटोरा स्टेडियम में, गए थे आप लोग, पार्टी ऑफिस में इतना बड़ा कार्यक्रम किया। तमाम नेता कहते थे कि साहब कमाल की बात है, 1 घंटे में इतने लोग इकट्ठे कर देते हैं। मैंने कहा अभी तो 1 घंटे में इतने इकट्ठे हो रहे हैं, अगर तुमने भुगतान नहीं किया तो किसी दिन सच में तुम्हारी जो है हटखड़ी कर देंगे। तो तमाम चीज़ें हुई हमारे जीवन में, कोई भी रहस्य नहीं है, कोई गोपनीयता नहीं है।
किसी भी साथी के मन में इस तरह के कोई प्रश्न हुआ करें तो पूछ लिया करें। मैं तमाम प्रश्नों का जवाब देता हूँ हमेशा। और सत्याग्रह का नियम यही है कि अगर आपके जीवन में कोई रहस्य है, कोई झूठ है, कोई गोपनीयता है, तो आपको कोई जेब कतरा भी मार देगा। और अगर आपके जीवन में रहस्य नहीं है, गोपनीयता नहीं है, आप झूठ नहीं बोलते हो, अपनी बात खुलकर रखते हो, तो फिर कोई शैतान भी आपको मार नहीं पाएगा। कोई वो नहीं है साहब, संशय नहीं है मुझे, मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि मैं किसी चीज को आपसे छुपाऊं। मैंने जो कुछ भी किया है वो आप सब देख रहे हो। ओपन किया है, सार्वजनिक रूप से किया है। मैंने कभी पर्दे के पीछे किसी से वार्ता नहीं की कि साहब सरकार से पर्दे के पीछे वार्ता कर लूँ या क्योंकि मेरे मन में कोई भूख है ही नहीं। मेरे मन में केवल भूख आप लोगों के भुगतान की है। और जिस दिन आपका भुगतान हो जाएगा, मुझे पता है आप सब मुझे भगवान घोषित कर दो, बड़ा वाला, ये तो छोटा वाला कहते हो ना, लेकिन जब 42 करोड़ लोगों का भुगतान हो जाएगा तो 1-1 रुपया 42 करोड़ रुपए मिल जाएंगे एक ही दिन में। और मैं कई दिन मांगूंगा लगातार आपसे कि भाई अब पैसे मिल रहे हैं आपके लोग देंगे सब लोग, मुझे पता है ये सारी चीजें। अभी मुझे इतनी ज्यादा जरूरत है नहीं, इतना परमात्मा ने दे रखा है, भोजन पानी ये सब चल जाता है। कोई छुपाव नहीं है साहब, कोई गुलाब नहीं है और कोई संदेह भी नहीं है मन में कि हम इस लड़ाई को हार जाएंगे, जीतेंगे, 100% जीतेंगे। आप लोग भी अपने हृदय में इस भावना को मजबूत करो कि लड़ाई जीत लेंगे। उदास होने की आवश्यकता नहीं है। आप सब यहाँ आए हो, इतनी देर तक बातें सुनी हैं, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है, अभिनंदन है और मेरा प्रणाम है। आप सब मुक्त हैं इस वक्त, अपने अपने घरों को जा सकते हो साहब। और हमने जो बातें कही हैं इनको दूसरे लोगों को बताइए ताकि एक प्रचार बढ़े, प्रसार बढ़े, संगठन मजबूत हो। संगठन से तमाम लोगों को जोड़िए। किसने? एडीएम साहब ने, एडीएम साहब ने 2 बातें कही हैं कि एक तो कोई प्राइवेट एजेंसी हायर करेंगे आपके जो आवेदन जमा हुए हैं उनको छांटने के लिए, उन पर काम करने के लिए, और जो पोर्टल पे आवेदन जिन लोगों ने किए हैं उन पर वो नोटिस इशू कर रहे हैं, पुलिस को भी लिख के दे रहे हैं कि इन पर मुकदमे दर्ज करें और आपकी भी कार्रवाई कर रहे हैं पोर्टल वालों पर। जब वो प्राइवेट एजेंसी आ जाएगी तो जो ये आवेदन आपके हुए हैं हाथ से, ये भी पोर्टल पे अपलोड कर दिए जाएंगे और उन पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन उसमें इतना सा झूठ है तो पोर्टल तो बंद है 6 महीने से, वो काम ही नहीं कर रहा, लोड फेल हो जाता है, लोड नहीं सह पाता है। तो कोई बात नहीं, कमिश्नर साहब से भी मिलने जाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि आज ही मिलूँ, मुरादाबाद होकर। अगर आज नहीं मिल पाया तो अगले दिन फिर आ जाऊंगा किसी दिन और करवाएंगे सब। पुलिस महानिदेशक के लिए हुई थी, कहाँ वो एजेंटों की सुरक्षा के लिए हुई थी। अब बात हो रही थी तो कहाँ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, कौन मुकदमा दर्ज कर रहा है? आ गए।